हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई। तो आज की ये जो हमारी क्लास है ना बच्चे, आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पढ़ने वाले हैं। यानी कि अभी तक आपने हिंदी के जितने टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं ना, आज हम लोग उन सारे टॉपिक से संबंधित क्या करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई क्या करना है, कमर की पेटी को कस लेना है, ठीक है, और देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तभी तो पता चलेगा ना कि जो इतने सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो समझ में आ भी रहा है या फिर ऐसे ही हवा में बस बहुत अच्छा लग रहा है, मैम बहुत बढ़िया पढ़ा रही हैं आप, यही वाले सिर्फ रहते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाली क्लास में बच्चा हम लोगों ने पढ़ा तत्सम, तत्भव, उपसर्ग और प्रत्यय। तत्सम और तत्भव क्या थे, तत्सम वही थे जो संस्कृत में जैसे थे, हमने उनको भैया वहां से उठाया और ला के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया। मतलब हम वहां पे पूरे आलसी होकर थे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किए, बस भैया चलो ठीक है जैसे हो वैसे ही आ जाओ। लेकिन जो हमारे तत्भव भैया थे ना, वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया थोड़ा तैयार वैयार होके जाएंगे। यानी कि वो संस्कृत से तो चले लेकिन हिंदी में पहुंचते पहुंचते क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, यानी कि वो कुछ तैयार वैयार हो गए। वो हमारे तत्भव शब्द थे, यानी कि शब्द का जो परिवर्तित रूप था वो हमारा था तत्भव। और तत्भव को हिंदी का मेरुदंड भी कहा जाता है बच्चे, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हो ना हिंदी में, जितना कुछ पढ़ते हैं वो सारे रहते हैं तत्भव। क्योंकि तत्सम तो वो है जिनको बोलने में क्या हो जाए, जुबान लड़खड़ा जाए, ठीक है, जिनको बोलनी है तो सामने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि भैया बोल क्या रहे हैं ये, और तत्भव में हम सब समझ जाएंगे। उपसर्ग क्या थे, उपसर्ग वो थे जो कह रहे थे कि हम आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। और प्रत्यय बोले कि देखो भैया, पासे प्रत्यय, पासे पीछे, हम पीछे पीछे चलने वाले हैं, हम पीछे लगकर किसी शब्दांश के पीछे लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। हमने इनके जो भी भेद थे वो पढ़े थे, हमने इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो प्रश्न भी करे थे। अपनी तरफ से बच्चा मैं हर एक टॉपिक में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी बातें हो वो सारी बातें मैं आपको बताऊं। फिर भी ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको ना समझ में आए तो बेझिझक होके बिना शर्माए आप जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बता दीजिए। आप एक बार पूछोगे ना, हम आपको 10 बार बताएंगे, लेकिन जब वहां पे पहुंचिए ना पेपर के टाइम, तो मतलब ये रहे सोचना पड़े कौन सा वाला प्रश्न छोड़े, क्योंकि आ तो सब रहा है ना, एग्जामिनर भी ये सोचने मजबूर हो जाए कि भैया कौन सा वाला प्रश्न दे इनको जो ये कर ना पाए, ऐसा वाला पढ़ के जाना है ना। तभी तो मतलब किससे पढ़ के आए हो, अरे हमारी मैम है उन्हीं से पढ़े हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह कहाँ से हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ा सिर्फ वहीं से है। तो आप ये नहीं कह सकते अरे रे 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 ये तो मैम आपने पढ़ाया ही नहीं, ये वाला प्रश्न नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, या है, शा है, ला है, झा है। अब बात आया ये पार्श्विक क्या है। तो देखो बच्चे, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार करने हैं। अंतस्थ व्यंजन जब आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 4 होते हैं, वो कौन कौन है, या, रा, ला और वा है, ठीक है। ये जो बच्चा हमारे या और वा है ना, या और वा, इनका क्या, इन्हें क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। कभी भी पूछा जाए अर्ध स्वर कौन है, तो या और वा है। जो हमारा रा है, रा को क्या कहा जाता है, लुंठित वर्ण कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, कंपित वर्ण कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। क्योंकि जब आप बोलेंगे रा रा तो जीभ में क्या हुआ, कुछ वाइब्रेशन हुआ ना। और जो हमारा है ला बच्चा, उसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक कहा जाता है, ठीक है ना। अब किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, गलती से आपका गलत नहीं होगा तो भैया ला हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा। डन ना, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारा ला।
अगला प्रश्न है हमारा कि ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। जो हमारे ए भैया हैं जिन्हें हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, उनका उच्चारण क्या है? तालव्य है, दंत है, कंठोष्ठ है या फिर कंठ तालव्य है? अब देखिए, तालव्य में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो तालव्य है इसमें प्रयोग करते हो तालु का। दांत में किसका प्रयोग करते हैं? भाई जो दांत है उसी का। कंठोष्ठ में कंठ प्लस ओच, ठीक है। और हमारा कंठ तालव्य में कंठ प्लस तालव्य। और बच्चा हमारे जो ए और ऐ होते हैं वही तो है कंठ तालव्य। तो यहाँ हमारे हैं ए भैया, तो हो गए ये कंठ तालव्य। तो हमारा कौन सा डी वाला विकल्प जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर। ओ और अव अगर पूछा गया होता तो आपका क्या हो जाता? वो कंठोष्ठ हो जाता। यानी कि हम वहां पे किसका? कंठ प्लस ओठ का प्रयोग करते। क्लियर ना? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भाई ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है, यानी कि ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? पश विवृत, अग्र विवृत, अग्र समृत, पश समृत। अब देखो इसका मैंने ट्रिक बताया, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया था? एक पढ़ा था ना, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। इसको मैंने क्या ट्रिक बताया था? यहीं से ही पहले उसको, गलती से भी आपका गलत नहीं होगा। आपको क्या लिखना है? बस छोटा बड़ा, ठीक है। फिर छोटी बड़ी, छोटा ऊ और आपका क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। फिर आपका क्या हो जाएगा? ए ओ और बच्चा क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को बताया है कि इसका ट्रिक क्या दिमाग में रखना है कि ये जो सारे आगे वाले हैं ना, ये अग्र स्वर हैं। कौन है ये? ये अग्र स्वर हैं। बाकी के ये जो पीछे सारे हैं ना, ये जो सारे पीछे वाले हैं, इन्हें क्या कहा गया? पश्च स्वर, ठीक है। सिर्फ बचा कौन? ये जो हमारा आ है ना, यही सिर्फ बचा है और इसे क्या कहा जाता है? मध्य स्वर। यही ट्रिक, नहीं तो ऐसे याद करते रहेंगे और भूल जाएगा। तो पश्च किसमें आ रहा है? पश्च आया इसमें और इसमें आया, ठीक है। तो यानी कि आपका ये दोनों विकल्प तो ऐसे ही कट गया अगर ऐसे ही देखेंगे, और क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा। और विवृत में कौन आता है? बा से विवृत, बा से बड़का भैया। बड़का भैया मतलब कौन? बड़ा आ। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, ये भी तो बचा कौन हमारा? पश समृत। यानी कि पश और समृत मतलब बाकी के जो सभी होते हैं, पढ़ा ना? विवृत, अर्ध विवृत, समृत, अर्ध समृत। वा से विपरीत, बा से बड़का भैया, बड़के भैया आते हैं, ठीक है उसमें। तो हमारा कौन सा डी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? ट्रिक मैंने बताया, एक बार देखिएगा, एक बार वो दिमाग में बैठ जाएगा, कभी गलती से भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो, नहीं तो ऐसे याद करते रहोगे। समृत ये, अर्ध समृत ये आज याद करके गए थे। अच्छा समृत, अर्ध समृत, विपरीत विपरीत विपरीत, पहुंचे वहां पे पूछ लिया भैया अर्ध विपरीत। अब क्या पढ़े थे, किसको पढ़े थे, बस यही लगा देना, क्या दिक्कत है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भाई ये हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या फिर नाम धातु है? बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, गरम से गरमाना, ये सब क्या है? अच्छा मैम, ये तो नाम धातु है ना। क्यों नाम धातु है? क्योंकि ये सब बन रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। जब क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनती है तब उसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बताया था? जब बच्चा करता क्या हो? आलसी हो, स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को प्रेरित करे। ठंडक में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला क्रिया, ठीक है। मतलब क्या होता है? हम बहन से काम करवाते हैं, मतलब हम आलसी हैं, बहन से काम करवा रहे हैं। राधा श्याम से लिखवाती है, यानी कि राधा आलसी है, श्याम से काम करवा रही है। संयुक्त क्रिया में क्या पढ़ाया था? जब एक क्रिया आकर पूरा अर्थ नहीं दे पाती है तो भैया हमें क्या करना पड़ता है? दूसरा क्रिया उसमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। मतलब चल बसे, अब चल अकेले राम क्या है? नेताजी चल।
अब नेताजी चल का पूरा अर्थ नहीं आ पा रहा ना, जब बसे शब्द प्रयोग किया तो आया ना, तो चलना और बसना दो हुए ना। इसमें आपका अनुकरणात्मक में क्या बताया था, जब क्रिया ध्वनि का अनुकरण करके बनती है, यानी कि भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्नाना, हिन हिन से हिन हिनाना, वही तो हमारी क्रिया है ना। क्रिया का क्या है मूल, धातु होता है। धातु में कौन सा प्रत्यय लगकर क्रिया बनता है, तो बच्चा ना प्रत्यय लगकर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, चलो वेरी गुड। हमारा डी विकल्प। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे कैसे बताओगे, अब ये कर शब्द दिखाई दिया ना, हमको पता है मैम जब कर शब्द आएगा तो उसको तुरंत बता देना है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक बताए थे ना 2 पॉइंट, एक पूर्वकालिक होता है, पूर्वकालिक की क्या पहचान बताया था बच्चा, आपको कर शब्द दिखाई देगा, और इन्हीं के हैं तात्कालिक। तात्कालिक का शब्द क्या बताया था, उसमें क्या ट्रिक है, ही शब्द, मतलब क्या है, मैम आते ही पढ़ा दी, तब वो क्या हो जाएगा आपका, वो तात्कालिक। मैम आकर पढ़ा दी, वो आपका पूर्वकालिक। ठीक है ना, डन बच्चा। द्विकर्मक जान ही रहे हो, जिसमें 2 कर्म होते हैं, प्रेरणार्थक संयुक्त जान ही रहे हो ना बच्चा मेरा, क्लियर ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारा ए विकल्प, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, कृत, कर्म, भाव या फिर उभयवाच्य। अब देखो, राम आम खाता है, राम क्या है, कर्ता है, खाता है क्या है, क्रिया है, प्रभाव किस पे पड़ रहा, आम के ऊपर। ठीक है, मतलब आपका क्या है, क्रिया की अगर हम बात करें तो है आपका क्या है, सकर्मक क्रिया है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कृतवाच्य होगा। अगर यहाँ पे के द्वारा, मतलब राम के द्वारा आम खाया जाता है, अगर ये दिया होता तो आपका कर्मवाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य में द्वारा शब्द, के द्वारा, द्वारा, ये शब्द आपके आ जाते हैं। क्योंकि कृतवाच्य में कौन प्रधान होता है बच्चा, इसमें कर्ता प्रधान होता है। इसकी जो क्रिया आती है इसमें, वो सकर्मक भी हो सकती है और क्या हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, दोनों क्रिया आती हैं। तो कैसे पहचानोगे कि सकर्मक क्रिया कब है, जब सकर्मक क्रिया अपने ही रूप में साफ साफ दिया रहे, सिर्फ यही दिमाग में रखना है। जब सकर्मक क्रिया अपने ही रूप में दिया रहता है तब वो कृतवाच्य, मतलब ये ऐसे वाला है कि सीधे सीधे दे दिया जाए, राम आम खाता है, सीता पत्र लिखती है, ठीक है, राहुल अखबार पढ़ता है, मतलब एकदम, मतलब वो एकदम सकर्मक क्रिया के रूप में हो। लेकिन जब उसमें द्वारा, के द्वारा ये शब्द दिखाई देते तो उसे कर्मवाच्य लगा देना है, तब वहां पे, नहीं तो दोनों सकर्मक ही रहेंगे। अब इसमें देखिए, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है बच्चा, कर्म प्रधान होता है, और इनकी जो क्रिया होती है वो क्या होती है बच्चे, वो सकर्मक होती है। ठीक है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये है कर्म है उसमें कि कृत है, तो जो सिर्फ मैंने बताया है कि अगर सकर्मक अपने रूप में सिर्फ दिया है तो कृतवाच्य, अगर उसमें द्वारा या फिर के द्वारा लगा तो वो कर्मवाच्य। भाववाच्य में कौन प्रधान होता है बच्चे, भाव प्रधान होता है, और इसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक होती है। ठीक है, इसमें हमेशा असमर्थता का बोध होता है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे मोबाइल चलाया नहीं जाता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य, क्योंकि वहां पे किसका बोध हो रहा है, भाव का। और वाच्य कितने हैं, 3 वाच्य होते हैं। क्लियर सबको, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर अधिकरण, कौन सा कारक है। अब देखो यहाँ पे की शब्द दिखाई दे रहा है ना, तो बस अगर आपको बच्चा का, ई, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये दिखाई देंगे तो बस तुरंत बता देना है वहां पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ये 2 शब्दों के बीच में क्या बताते हैं, संबंध को बताते हैं। ठीक है, अब वो संज्ञा का भी और सर्वनाम का भी, दोनों का संबंध। ठीक, जैसे कहेंगे अपना घर, हमारा घर, ये भी आपका क्या, संबंध कारक हो जाएगा। डन ना, चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग क्या है, जो शब्द के आगे लगता है, जो शब्द के पीछे लगता है, जो शब्द के बीच में लगता है, इनमें से कोई नहीं।
उपसर्ग कौन से भैया हैं? उपसर्ग कहते हैं देखो भैया, हम कहाँ लगेंगे? हम हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, ठीक, शब्द के आगे लगेंगे और अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कर्म शब्द दिया है, अब कर्म का मतलब आपका कोई भी कर्म है वो कर्म है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म, जो भी है वो कर्म है। लेकिन यहीं पे अगर हम लिख दें शुकर्म, शु उपसर्ग के रूप में जोड़ दिया तब तो अच्छा कर्म हो गया, ठीक। लेकिन उसी के आगे अगर हम कुपसर्ग के रूप में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बुरा कर्म। तो ये जो जुड़े हैं ना, क्या करते हैं? यही आपके उपसर्ग है। तो उपसर्ग कहता है कि देखो भैया मैं आगे लग जुड़कर और अर्थ में क्या कर देता हूं? परिवर्तन। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कभी भी आपसे पूछा जाए तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे? 22, ठीक। बस ऐसे ही बता दोगे, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य, पूर्ण, आसन्न या फिर संदिग्ध भूतकाल? मैं खाना खा चुका था, बस 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 क्या आ रहा है? हमने देखा क्रिया के अंत में था, थी, थे। अगर क्रिया के अंत में हमें क्या दिखाई दे? था, थी, थे दिखाई देगा तो हमें तुरंत वो बता देना है वो पूर्ण भूतकाल। मतलब क्या है? मैं खाना खा चुका था, राम पढ़ चुका था, मैम पढ़ा चुकी थी, मैम जा चुकी थी, कुछ भी आपका वो आपका पूर्ण भूतकाल। और सामान्य भूतकाल में क्या होगा? क्रिया के अंत में आ, ई, ए अगर दिखाई दे, मतलब राम गया, सीता आई, मैम पढ़ाई, ऐसे जब दिया रहेगा तो उसे क्या बता देना है आपको? सामान्य भूतकाल बता देना है बच्चे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? था शब्द दिखाई दे रहा है ना, तो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर? आगे हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। भविष्यकाल, हाँ क्या होगा? भविष्यकाल का मतलब आने वाले समय का जिससे हमें बोध होता है वही है भविष्यकाल। और इसमें कौन सा वाला है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आपका सामान्य भविष्यकाल है ना। भविष्यकाल में भी कौन सा? सामान्य भविष्यकाल है। तो ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो आपका राइट। 3 काल होते हैं ना, आपका वर्तमान काल, भूतकाल और आपका भविष्यकाल। जो भूतकाल है वो बीते हुए समय का बोध कराता है, वर्तमान काल जो चल रहे समय का बोध कराता है, और भविष्य काल जो आने वाले समय का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है ना? कहीं पे किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की परेशानी होगी, कुछ भी ऐसा होगा जो नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक होके उसको पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ, आप एक बार पूछोगे हम आपको 10 बार बताएंगे। मतलब ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो गया, आप एक बार पूछोगे हम आपको 10 बार बताएंगे, ऐसा नहीं है बच्चा, एक ही बार बता पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है ना। चलो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राजा सेवक को कंबल देता है। अब इसमें रेखांकित पद में कौन सा कारक है? रेखांकित पद यही है, ठीक। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। अब बात आती है कि मैम ये जो को विभक्ति है ना, कुछ लोग कहेंगे कर्म है, कुछ लोग संप्रदान कहेंगे। ये किस में आता है? कर्म में आता है। को विभक्ति जो है ये किस में आता है? संप्रदान में भी आता है, इसमें आता है। और ये जो हमारे संप्रदान भैया है ना, ये भी कहते हैं हमारे में भी को और के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखो एक चीज यहाँ पे, जो हमारा क्या है, जो हमारा कर्म में को आता है, ये बच्चा किसका बोध कराता है? ये करवाता है प्रभाव का। यानी कि जो करता है, जब कोई काम करता है उसका जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या है? वो हमारा कर्म कारक है। और जब संप्रदान में जो को का प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? देने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में?
देने के अर्थ में, यानी कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं, अगर इस अर्थ में वाक्य में को विभक्ति आ रहा है तो बच्चा उसको लगाना है संप्रदान में। अब यहाँ पे राजा सेवक को कंबल देता है, यानी कि राजा सेवक के लिए कुछ कर रहा है ना, कुछ उनको दे रहा है ना, तो बस हमारा कौन सा सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया सभी को। अब यहां पे लिखा रहे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भले को विभक्ति नहीं है लेकिन राम करता है, पढ़ रहा है, क्रिया है, ठीक है। इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर, यानी कि इसमें कर्म कारक। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि राम वृक्ष को काटता है, वृक्ष को काटता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम करता है, काटता है, क्रिया है, ठीक है। अब वृक्ष के ऊपर क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे भी को विभक्ति दिया गया है लेकिन ये किसमें? प्रभाव का बोध करा रहा है। तो जब प्रभाव का बोध कराएगा तो कर्म कारक, जब कुछ करने या देने के अर्थ में प्रयोग होगा को विभक्ति बच्चा, तो उसको किस पे लगा देना है? संप्रदान में लगा देना। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। अगला हमारा है वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान है, सॉरी अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या फिर कर्म कारक है? वह अगले साल आएगा, हाँ, मतलब उनके आने का जो आधार है वो कब है? वो अगला साल है। और जब हमें सूचना मिले आधार की, ठीक है, तो वहां पे क्या लगा देना है? कौन सा कारक लगा देना? अधिकरण। अब एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए भाई कारक कितने होते हैं, तो कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में कारक कितने होते हैं, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में जब कारक पूछा जाएगा तो 6 बताएंगे, ठीक है। विभक्ति को अन्य नाम से क्या जानते हैं? जो उस पे चिन्ह लगता है ना कारक में संबंध को बताने के लिए, तो विभक्ति का अन्य नाम है परसर्ग। अन्य नाम क्या है? परसर्ग, ठीक है। किस प्रकार में, किस कारक में किसी भी प्रकार के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो भैया वो है संबोधन। संबोधन कहते हैं देखो भैया हमको छोड़ दो, हम में ना ये जो आप पढ़ते हो ना हे हो, अरे, अजी, ये सब संबोधन के शब्द हैं, ये किसी प्रकार के कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सी विकल्प। अगला प्रश्न है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ, का, इक, सिक। आंशिक, यस, क्या है? आंशिक, इक आ रहा ना अंत में, तो बस सी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा। प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है कहावत में कौन सा प्रत्यय है? हावत, वत, कह, आवत। कहावत कौन सा प्रत्यय हो गया? आवत प्रत्यय हुआ ना, तो कहावत में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया वो कौन सा प्रत्यय है? आवत प्रत्यय। तो डी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर। और एक चीज और, अगर कभी भी बच्चा पूछा जाए कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक क्या हो जाता है बच्चे मेरे? एक हमारे हैं कृत भैया हैं। कौन से प्रत्यय हैं? कृत, कृत प्रत्यय। और दूसरा हमारा क्या है? तड़ित प्रत्यय, तड़ित प्रत्यय, ठीक है। ये जो हमारा कृत प्रत्यय है वो क्रिया के मूल से बनता है। क्रिया का मूल कौन है? मूल, यानी कि धातु से बनता है। क्रिया का मूल धातु होता है ना। और जो ये हमारा तड़ित प्रत्यय है ना बच्चा, ये किससे बनता है? ये आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, सॉरी क्रिया से तो ये बनता है, सॉरी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन सब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा बहुत जाता है कि तड़ित प्रत्यय किससे बनता है? कृत प्रत्यय। तो का से कृत, का से क्रिया, क्रिया के जो मूल से बनेगा वो कृत प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनता है वो हमारा तड़ित प्रत्यय है, ठीक है बच्चे। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है रेखांकित सर्वनाम का जो है प्रकार आपको चिन्हित करना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके।
अच्छा भाई, अब कोई को बताना है कौन है भाई वो। पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है। मतलब भले बता दिया गया है, ये कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुमको तभी तक पता ही नहीं था। हाँ, कौन है वो? अनिश्चय। ठीक है, कोई और कुछ किस में आ जाते हैं? अनिश्चयवाचक में आ जाते हैं। कौन और क्या किस में आ जाते हैं? प्रश्नवाचक में। यह और वह किस में आ जाते हैं? निश्चयवाचक में हो जाते हैं। और पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है। अच्छा, कौन आ रहा है? अरे भैया, कोई आ रहा है। कौन आ रहा? आ रहा, वो आ गया। कौन? अरे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? कौन सा है? अनिश्चय, निश्चय, संबंध या फिर निज? बोलोगे मैम ये तो आंख बंद करके बता ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? अनिश्चय। मतलब हमारा ए वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कितना बढ़िया काम करते हैं। अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी के भरोसे थोड़े रहना चाहिए। कितना बढ़िया, अपने आप वस्त्र साफ ही कर लेना चाहिए। तो बताना है कौन सा है। यस, कौन सा है? निजवाचक। क्या पढ़े हो? आप शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? आप जो होता है निजवाचक में भी होता है, और किस में होता है? आप शब्द जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष में भी। ठीक है, जब क्या हो जाता है? जब कर्ता स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है, तब वो आपका निजवाचक। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपने आप खा लूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी, तो बस वो निजवाचक। आप खा लीजिए, ठीक है, आप चले जाइए, यानी कि जब हम दूसरे के लिए, जिससे हम बात को कह रहे होते हैं, उसके लिए जब हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चे, तब वो हमारा मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे जो आप शब्द का प्रयोग किया गया है वो कर्ता ने स्वयं के लिए किया है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक हो जाएगा। डन ना सभी को? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं? मुझे, हाँ, मुझे क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, क्योंकि जो बात कह रहा होता है, यानी जो वक्ता होता है, वो जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो उत्तम पुरुष है। जब हम जिससे बात को कह रहे होते हैं, यानी कि जो सुनने वाला होता है, वो मध्यम पुरुष के लिए, उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग करेंगे। और जब व्यक्ति उपस्थित नहीं होता और किसी हम थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम किसी क्या कर रहे होते हैं? बुराई, किसी की चुगली कर रहे होते हैं। अरे देख रही थी ना उनको, अरे बहनी सुनी नहीं, तो क्या हो जाता है? जब हम किसी, जो व्यक्ति उपस्थित, चुगली में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष है। तो जब व्यक्ति उपस्थित नहीं होता और हम जब सर्वनाम का प्रयोग कराते हैं वो अन्य पुरुष। अब एक बात और, यहाँ पे कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सर्वनाम भैया है ये विकारी है या फिर अविकारी, तो सर्वनाम कैसा शब्द है बच्चे? एक विकारी शब्द है। ठीक, प्रयोग कितने प्रकार के सर्वनाम किए जाते हैं हिंदी में? तो भाई 11 प्रकार के सर्वनाम हिंदी में प्रयोग होते हैं। भेद कितने होते हैं सर्वनाम के? तो भाई 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। जो उपभेद, उपभेद का मतलब क्या होता है बच्चे? जो भेद के भेद होते हैं। तो सिर्फ पुरुषवाचक है जिनके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होते हैं, तो 3 हो जाते हैं। कारक कितने होते हैं? तो भाई सर्वनाम में कारक 7 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। एक कारक ऐसा है जिसका प्रयोग नहीं होता है और वो कारक है संबोधन। क्यों नहीं होता है? तो ये कहता है, देखो भैया, जब आप किसी को पुकारोगे ना तो उनका नाम ही लेकर पुकारिएगा, नहीं तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर बुला किसको रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? जब आप किसी को पुकारेंगे तो उनके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? 7 कारक का प्रयोग किया। सर्वनाम क्या है? जब एक बार नाम ले लिए तो बार बार नाम मत लीजिए, उनके स्थान पर आप कुछ शब्द का प्रयोग कर दिया और जो वही शब्द प्रयोग करेंगे वही आपका क्या है बच्चे? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो होता है वही आपका सर्वनाम। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। मतलब ये जो बुढ़ापा है ये कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है। यस, बुढ़ापा किसको दर्शा रहा है? आपके भाव को दर्शा रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक। और पता है ना आपको भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? भाववाचक का संज्ञा का मतलब हुआ वो संज्ञा, वो नाम जिसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वो उसको आप देख नहीं, बुढ़ापे को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जब वो अपने मूल रूप में रहती है तो उसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगता है, लेकिन वो क्या होता है? वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सबसे भी मिलकर बनती है। इसीलिए जब वो इनसे मिलकर बनती है तो उनके अंत में क्या लग जाता है बच्चे? प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो हमारा बी वाला बूढ़ा से बना, बूढ़ा आपका जातिवाचक था, पा प्रत्यय जोड़ा और हमारा क्या बन गया? बुढ़ापा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। ओहो, तो क्या करना है? हमने देखा कि भैया यहाँ पे तो अमीर गरीब है, पहले ही लग रहा है कि ओहो ये तो विशेषण हो गए, समूह वैसे भी। अब यहाँ पे क्या है? पुस्तक, गंगा दिखाई दिया, व्यक्तिवाचक में चले गए। अब यहाँ पे लेकिन रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये तो सबके सब भाव को दर्शा रहे हैं। ठीक, भाववाचक। यहाँ पे हमें सूर्य दिखाई दिया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो बस सी वाला जो विकल्प था वही क्या था बच्चा? इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर था। अब बात क्या आती है? बात आती है कि मैम ये जो संज्ञा है ना, इसका क्या अर्थ होता है? तो हम बताएंगे भाई संज्ञा का कुछ नहीं, संज्ञा का मतलब है नाम। ये जो संसार है ना, संसार में जितना भी बच्चा व्यक्ति है ना, जितना भी वस्तु है, जितना भी स्थान है, जो भी है, उसका कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम। तो बस वही तो जो नाम है वही तो है संज्ञा। अब बात आती है, अच्छा ठीक है, संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। हम इसको चाहें तो हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब लड़का है तो पुल्लिंग है, अब लड़की है मतलब स्त्रीलिंग है तो उसको लड़का थोड़ी ना बोल सकते ना, परिवर्तन हो जाएगा ना, लड़की बोल दोगे ना। कितने विकारक तत्व होते हैं? 3, लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के मूल रूप से भेद कितने होते हैं? तो जब हमारा संज्ञा बना था ना बच्चा, तो उसके सिर्फ 3 भेद बताए गए थे। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, जातिवाचक संज्ञा था, भाववाचक संज्ञा था। अब भैया इतना सारा नाम था संसार में, अब इन तीनों में एडजस्ट करते करते जो हमारे व्याकरण लोग थे, यानी कि जो व्याकरण के ज्ञाता लोग थे, बेचारे थक गए। बोले अरे यार बहुत हो गया है, ये रोज नया नया नाम आ जा रहा है, इनको हम कहाँ एडजस्ट करें? तो उन्होंने कहा भैया 2 और संज्ञा बना दीजिए, बहुत हो गया। तो व्याकरण के अनुसार, व्याकरण मतलब क्या होता है? एक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्याकरण के ज्ञाता के लिए प्रयोग किया जाता है। उनके अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी कि 2 और ऐड किए गए थे। और 2 कौन ऐड किए गए थे? एक समूहवाचक था और दूसरा क्या था? द्रव्यवाचक था। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? आ, अधि, री, ई। तो बस जब उपसर्ग देखना है तो क्या करते हैं? वो आगे आकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं ना। तो बस हमको पीछे का पूरा शब्द हटा देना और हमने देखा ओहो अधि बचे हुए हैं, तो बस बी वाला जो विकल्प हो जाएगा अधिकारी। मतलब जब भी पता है, जब भी आपको उपसर्ग प्रत्यय देखना ना, पीछे से पूरा शब्द हटा दीजिएगा, आपको पूरा पूरा शब्द मिलेगा, आगे जो बचेगा ना वही है उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है वाक्य के घटक कितने होते हैं? मतलब कौन है? उद्देश्य और विधेय है, कर्म और क्रिया है, कर्ता और क्रिया है, कर्म और विशेषण है। वाक्य के घटक यानी कि वाक्य के अंग, तो आप सभी को पता है ना, वाक्य के चाहे बच्चा अंग की बात करो या फिर करो घटक की बात, ये होते हैं 2 और उनका नाम क्या है? एक होते हैं उद्देश्य, सब्जेक्ट, और दूसरे होते हैं विधेय, जिन्हें आप कहते हो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन है? उद्देश्य कौन है? जिसके बारे में बात कही जाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, बात किसके बारे में कही जा रही है? राम के बारे, राम उद्देश्य, और हम उनके बारे में जो कुछ भी कहेंगे ना वो विधेय है। जब बच्चा आपसे पूछा जाए कि भाई अच्छा ये बताइए वाक्य के तत्व कितने होते हैं,
जैसे ही बच्चा आपसे तत्व पूछेगा तुरंत 2 पे मत लगाइए, तुरंत 6 वाले पे लगाइएगा, ठीक। अगर आपसे क्या पूछा कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भेद, तो वाक्य के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। किस आधार पर, एक वाक्य का भेद किया जाता है रचना के आधार पर और दूसरा किया जाता है अर्थ के आधार पर। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए भैया ये जो रचना है इसके आधार पर वाक्य के भेद, तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, 8, आ से अर्थ, आ से 8 हो जाता है, ठीक है। रचना में 3 अक्षर है तो रचना के आधार पर 3, रचना संरचना कुछ भी दे दिए आप तुरंत बता देंगे। क्लियर हुआ सबको, डन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा, बोली, भाषा या फिर संख्या। वचन मतलब ये ना समझ लीजिएगा 7 फेरों से बधा है जन्म का बंधन वाला वचन नहीं, यहाँ हम तुम्हारे साथ 7 वचन ले लिए हैं, वो वाला वचन नहीं है बच्चा, ये व्याकरण का वचन है। व्याकरण के वचन की बात करें, व्याकरण में वचन जो होते हैं वो होते हैं संख्या, ठीक है। ये कहते हैं वचन, क्या कहते हैं, कहते हैं देखो भैया व्याकरण में सिर्फ 2 वचन होता है, एक हमारा है एक वचन, जब बेचारा अकेला रहेगा तो एक वचन हो जाएगा, और जब क्या हो जाएगा, जब बहुत सारे हो जाएंगे तो बस वो बहुवचन हो जाएगा, 7 वचन ना हो करने लगिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा वचन मतलब संख्या। हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता, तत्भव, तत्सम, देशज या फिर संकर। 2 भिन्न भाषाओं से, रेलगाड़ी, डबल रोटी, पढ़े हो ना बचपन से, जैसे ही आएगा रेलगाड़ी हो गया, रेल अंग्रेजी का शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया, डबल रोटी, डबल क्या हो गया, डबल अंग्रेजी का शब्द हो गया, रोटी हिंदी का शब्द हो गया, ठीक। जांच करता, आप कहोगे जांच जो हो गया वो हिंदी का शब्द हो गया, करता संस्कृत का शब्द हो गया। तो जब 2 भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं तो उसे कहा जाता है संकर शब्द। तत्भव जान ही रहे हो, जो संस्कृत से आए और परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग, तत्सम जान ही रहे हो, जो जैसे थे वैसे उठा के हिंदी में ला के रख दिए गए। देशज शब्द जो हमारी भाषा बोली के शब्द होते हैं वो देशज, जिनका हमें पता ही नहीं होता कि भैया ये निकले कहाँ से हैं, तो इसका डी वाला जो विकल्प है वो प्रश्न राइट। वर्णों के उस समूह को क्या कहते हैं जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, क्या कहते हैं, शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वाक्य। हाँ क्या कहते हैं, शब्द। मान लीजिए राम लिखा गया है, अब इन राम को लिखने के लिए हमने रा लिया, रा में बड़ा, फिर माँ में आ, अब ये जो वर्ण थे इनको क्या किया हमने मिलाया, इनका समूह किया और इनका एक निश्चित अर्थ निकल रहा था राम, तो ये क्या हो गए, शब्द हो गए। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला, अ इ ई उ ऊ। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, जब अर्थ के आधार पर पूछेगा बच्चा तो आपको 2 बताना है, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। जब आपसे पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द का भेद, तो याद रखिएगा तब आप बताएंगे 4, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। जब आपसे पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति मतलब जिनको बनाया गया है, रचना के आधार पर, ठीक है, या फिर संरचना के आधार पर शब्द का भेद बताइए, तब आप बताएंगे 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जब आपसे पूछा जाएगा कि रूपांतर और परिवर्तन के आधार पर शब्द का भेद बताइए, तो आप कितना बताएंगे, तब आप बताएंगे 2, एक हो जाता है सार्थक और दूसरा क्या हो जाता है निरर्थक, ठीक है। देखो हम लोग एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न तैयार कर रहे हैं अपनी तरफ से, बच्चा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बच्चे अब की बार ना पूरे के पूरे नंबर ले जाएं, मतलब प्रश्न देखे नहीं ना, ऐसे आंसर चुटकी बजा कर लें, समझे ना कौन वाला प्रश्न छोड़िए कौन वाला प्रश्न करे, ऐसे वाला होना चाहिए, मतलब एकदम पेपर देख के मजा आ जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए पूछना पड़ेगा, जहाँ पे नहीं समझ में पूछेंगे मैम ये बता दीजिए क्या है,
हाँ, ऐसे एकदम वो बन जाना पड़ता है। अरे भैया, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। जिनको पता ही नहीं कि वो आखिर भैया आए कहाँ से हैं, जो हमारी बोली भाषा रहते हैं, तो बस वो हमारे देसी भाषा, देश प्लस ज, देश में उत्पन्न हुए जो शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ से आए, और जो जिनको हम क्या कर लिए, विदेशों से लेते आए, आओ 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 बहुत हुआ, आइए हम अपने यहाँ पे आपको स्थान देते, वो विदेशज, और विदेशज शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। अगला है हमारा, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। हाँ, कैसा शब्द है, देशज, हमारे देशी भाषा का शब्द है। किसी के यहाँ खिड़की कहा जाएगा, किसी के यहाँ अटारी कहा जाएगा, किसी के यहाँ क्या झाबा कहा जाएगा, कुछ ऐसे अलग अलग शब्द। तो ये हमारे भाषा बोली के शब्द होते हैं, और जो मतलब जो देशज शब्द होते हैं ना, उनका बस यही होता है, उनके तत्सम शब्द नहीं बनते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ये रहता है। तो ये हमारा सी वाला। अब किसी के यहाँ कद्दू कोहड़ा कहा जाएगा, किसी के यहाँ कद्दू कहा जाएगा, किसी के यहाँ सीताफल कहा जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है, अरे रे रे, इनमें से प्रविशेषण शब्द का चयन करना, वह बहुत मधुर या फिर गाता। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण भैया कहते हैं कि भैया हम विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, मतलब लिखा जाए कि जो सीता हैं अति सुंदर हैं, क्या है, अति सुंदर हैं, ठीक। अब ये सुंदर शब्द विशेषण था, लेकिन अति शब्द इनकी विशेषता को बता रहा, तो वो प्रविशेषण। जैसे क्या है, वह बहुत मधुर गाता, मधुर शब्द क्या है, विशेषता है, ये विशेषण है, लेकिन इसमें जब ये जोड़ दिया गया बहुत शब्द, ये मधुर की विशेषता बताने लगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। यानी कि हमारा कौन सा, बी वाला जो विकल्प है बच्चा, वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक वाला उत्तर है। क्लियर ना। चलो, और क्या है, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि भैया ये जो विशेषण है ना, ये विशेषता किसकी बताते हैं, तो ये बच्चा जो विशेषण है ना, ये पहली बात विशेषता बताते हैं, और बेचारे विशेषता बताएंगे संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। अगर हम भेद की बात करें तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, एक गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और क्या हो जाता है बच्चे, सार्वनौमिक विशेषण हो जाता है। ये 4 भेद होते हैं, और जो ये संज्ञा सर्वनाम होते हैं ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो हमारे कहलाते हैं विशेष। मतलब एक बात याद है ना, कभी भी कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेषण नहीं हो सकते हैं, उनसे बने शब्द आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है सर्वदा सर्वत्र, इतना गलत। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब होता है माप तौल ना, क्या हो जाता है, माप तौल। और कौन सा शब्द है जिससे आपको माप तौल का बोध हो रहा है, तो भैया इतना ना, इतना, उतना, जितना, कितना, ये सब परिमाण का बोध करवा रहे हैं ना, तो बस हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर। और क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण जो होता है ये क्रिया की विशेषता को बताता है। जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया जाएगा तब तो वो विशेषण, लेकिन जब क्रिया की विशेषता को बताया जाएगा बच्चा, तब वो हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कैसा शब्द है, वो अविकारी शब्द है, यानी कि हम उसको कभी भी लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि राम तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो तेज शब्द है ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, यानी कि आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सीता होती, सीता तेज दौड़ती है, दौड़ती है, क्रिया देखो परिवर्तन हो गया क्योंकि सीता स्त्रीलिंग था, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार, लेकिन जो तेज शब्द था वो ज्यों का त्यों ही रह गया, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो जो हमारे अव्यय होते हैं जिन्हें हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं, इनमें आप कभी भी लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोग शब्द में वचन क्या है।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर इनमें से कोई नहीं? लोग। हाँ, क्या है? बहुवचन। ठीक है, हाँ, लोग शब्द का प्रयोग किसमें किया है? तो बहुवचन। और पता है आपको, जब सर्वनाम शब्द को बहुवचन बनाना होता है उसमें लोग शब्द जोड़ दिया। जैसे आपने कहा कि तुम जा रहे हो, मतलब तुम क्या था? एक वचन था। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि अच्छा तुम लोग जा रहे हो, तो हमारा क्या बन गया? बहुवचन। यानी कि सी विकल्प क्या है आपका इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? हिंदी भाषा में जो लिंग है उसके कितने भेद होते हैं? यस बच्चे, कितने हैं? हाँ, 2 होते हैं। आप देखो, अगर हम बात करें लिंग का, ठीक है, लिंग बोध किसका करवाता है? जाति का बोध कराता है। ये जो लिंग शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, और क्या है? लिंग के भेद कितने होते हैं? तो भेद की अगर हम बात करें बच्चे, तो भेद 2 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग जिससे क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा बच्चा क्या होता है? स्त्रीलिंग, जिससे बोध किसका होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। अगर आपसे पूछा जाए लिंग के निर्धारण का आधार किसे माना जाता है? निर्धारण का आधार, ठीक है, तो किसको माना जाता है? क्रिया को। हिंदी में लिंग शब्द किसका होता है? हिंदी में लिंग किस शब्द का होता है? लिंग जो होता है वो किसी संज्ञा शब्द का होता है। मतलब अगर कोई नाम है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? लिंग होगा। हो सकता है वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कुछ ना कुछ उसका क्या हो जाएगा? लिंग होगा बच्चे। ठीक है ना? डन बच्चा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमने आपको जितने टॉपिक पढ़ाए ना, उन टॉपिक से संबंधित मैंने प्रश्न लेके आया और मैंने कोशिश किया कि भाई आपका एक बार पूरा पूरा रिवीजन हो जाए ताकि उसका, और कोशिश भी किया पूरा पूरा रिवीजन करवाने का। ठीक है ना? तो क्या है, हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या किया है? संग्रह किया है। और आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है बच्चा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो चीज आपको बताना है, कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो चीज, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उस चीज को देखना, और क्यों गलत हो रहे हैं इस बात का ध्यान देना है आपको। ठीक है? क्योंकि क्या है, मेरे साथ साथ ना आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये जो सपने देख रही हूँ ना कि मेरे बच्चे मतलब अपने अपने सपनों के कॉलेज में जाएंगे, उन्होंने जो सपना देखा है कि उन्हें यहाँ एडमिशन लेना है, वहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वो सपने उनके क्या हो? पूरे हों। और सपने पूरे करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता, शिद्दत के साथ लगना पड़ता। और जब शिद्दत के साथ लगोगे ना तो कोई भी आपका उस सपने को पूरा करने से ना कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो बच्चा ना फिर पछताना पड़ता है। फिर पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आप सभी बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। और हाँ, प्लीज परेशान हैरान मत होना, ठीक है? टेंशन मत लेना, बाकी के लिए हम हैं। बस पढ़ते रहो, मस्त रहो, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। धन्यवाद बच्चे, बाय बाय।